Welcome to the Quiz Champ Arena. Challenge your mind and win your future. वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। अगला प्रश्न है जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है एआई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला प्रश्न एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं एलईडी को। अगला प्रश्न यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है कार्नेलियस ड्रोबिल नामक वैज्ञानिक ने पनडुब्बी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न रबर का वल्कनीकरण किसने किया? तो सही जवाब है चार्ल्स गुडईयर ने किया था रबर का वल्कनीकरण। अगला प्रश्न रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। रेल इंजन का आविष्कार जो है वो जॉर्ज स्टीफेंसन द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है राइट बंधुओं ने किया था हवाई जहाज का आविष्कार राइट बंधुओं ने। अगला प्रश्न माचिस का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है जॉन वॉकर नामक वैज्ञानिक ने माचिस का आविष्कार किया है। अगला प्रश्न फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है नाइस फोर निप्स। नाइस फोर निप्स ने फोटोग्राफी का आविष्कार किया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था? तो वो था जुहू एयरपोर्ट मुंबई का। जुहू एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है वो है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है भारत का पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ? तो सही जवाब है 1853 में शुरू हुआ भारत का पहला रेल मार्ग। अगला प्रश्न भारत की पहली संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत की पहली संविधान सभा यानी वो पहले संविधान सभा के अध्यक्ष थे। स्थायी रूप में वो अध्यक्ष थे, लेकिन पहली अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, लेकिन वो अस्थायी अध्यक्ष थे और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। फिर उसके बाद से कोई भी महिला प्रधानमंत्री अभी तक बनी नहीं है। अगला प्रश्न भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो है प्रतिभा ताई पाटिल। प्रतिभा ताई पाटिल थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। फिर दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू जो कि अभी लेटेस्ट में हमारे देश की राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा 1951 दिल्ली में हुआ भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेल। अगला प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम धर्मावलंबियों की संख्या कितनी है? तो वो है 14.2%। लगभग 14.2% है भारत में मुस्लिम धर्मावलंबियों की संख्या। अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म में नमाज कितनी बार पढ़ी जाती है? तो वो 5 बार पढ़ी जाती है। इस्लाम धर्म में नमाज जो है वो 5 बार पढ़ी जाती है। अगला प्रश्न है हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो वह है वेद, उपनिषद और गीता। वेद, उपनिषद और गीता है हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ। अगला प्रश्न सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब किसका रूप है? तो वो पवित्र ग्रंथ का रूप है। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो पवित्र ग्रंथ का रूप है। अगला प्रश्न है कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो वो है बोध गया। भारत में बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्र है वो है बोध गया। अगला प्रश्न जैन धर्म के कितने तीर्थकर माने जाते हैं? तो वो है 24 तीर्थकर। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए। पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। वो थे जैन धर्म के पहले तीर्थकर और उन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माने जाते हैं। वो संस्थापक भी थे जैन धर्म के। और सबसे आखिरी थे महावीर स्वामी, वो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। अगला प्रश्न भारत में गजल संगीत का मूल भाषा कौन सी है? तो वो है उर्दू। भारत में गजल संगीत का जो मूल भाषा है वो है उर्दू। अगला प्रश्न भारत में कबीर पंथ के भजन किस प्रकार के संगीत में गाए जाते हैं? तो वो भक्ति संगीत में गाए जाते हैं। याद रखना है भारत में कबीर पंथ के जो भजन है वो भक्ति संगीत में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न ठुमरी किस संगीत शैली से संबंधित है? तो वो संबंधित है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली से संबंधित है ठुमरी। अगला प्रश्न है भारत में भक्ति संगीत का प्रमुख स्वरूप कौन सा है? तो वो है गजल और कीर्तन। भारत में भक्ति संगीत का प्रमुख स्वरूप है भजन और कीर्तन। अगला प्रश्न वीण किस संगीत का प्रमुख वाद्य है? तो वो कर्नाटक संगीत का प्रमुख वाद्य है वीण। अगला प्रश्न सितार किस संगीत में प्रयोग होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है? तो वो हिंदुस्तानी संगीत में प्रयोग होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है सितार।
अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो सही जवाब है तमिलनाडु राज्य का। पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है लोहड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? तो वो पंजाब राज्य का प्रसिद्ध पर्व है लोहड़ी का त्यौहार। अगला प्रश्न गुरु पर्व किसका त्यौहार है? तो वो है सिख धर्म का। गुरु पर्व जो है वो सिख धर्म का प्रमुख त्यौहार है। अब अगला प्रश्न है क्रिसमस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो वो यीशु मसीहा के जन्म दिवस पर मनाया जाता है क्रिसमस का त्यौहार। अगला प्रश्न ईद उल फितर किस त्यौहार यानी किस धर्म का त्यौहार है? तो वो मुस्लिम धर्म का त्यौहार है ईद उल फितर। अगला प्रश्न नवरात्रि किस देवी के लिए मनाई जाती है? तो वो दुर्गा देवी के लिए मनाई जाती है। नवरात्रि जो है वो दुर्गा देवी के लिए मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कथकली नृत्य की मुख्य विशेषता क्या है? तो वह है मुखाभिनय और रंगमंचीय प्रस्तुति। मुखाभिनय और रंगमंचीय प्रस्तुति है कथकली नृत्य की मुख्य विशेषता। और कथकली जो है वो केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी में मुखपट और नृत्य का समन्वय किस रूप में होता है? तो वो होता है नाट्य रूप में। कुचिपुड़ी में मुखपट और नृत्य का जो समन्वय है वो नाट्य रूप में होता है। अगला प्रश्न भरतनाट्यम का प्रसिद्ध अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिभंग मुद्रा। भरतनाट्यम का प्रसिद्ध अंग है त्रिभंग मुद्रा। अगला प्रश्न है कि भारत में मुख्य शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो वो टोटल 6 है। भारत में मुख्य शास्त्रीय नृत्य है 6। अगला प्रश्न उड़ीसी नृत्य का मूल स्थल कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। उड़ीसी नृत्य का मूल स्थल जो है वो है उड़ीसा। अगला प्रश्न सांगीतिक नृत्य और कथावाचक का मिश्रण किस नृत्य में देखा जाता है? तो इसका सही जवाब है कथकली में देखा जाता है। सांगीतिक नृत्य और कथावाचक का मिश्रण जो है वो कथकली नृत्य में देखा जाता है। अगला प्रश्न है कि ILO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है श्रमिकों के अधिकार और रोजगार। श्रमिकों के अधिकार व रोजगार है ILO का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है WTO का पूरा नाम क्या है? तो वह नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO का पूरा नाम, उसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है जेनेवा शहर में स्थित है जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो जेनेवा में स्थित है WTO का मुख्यालय। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है वो 1944 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है वॉशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन DC में। अगला प्रश्न भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब है मुंबई शहर में स्थित है भारतीय नौसेना का मुख्यालय। अगला प्रश्न है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब है नई दिल्ली में। भारतीय सेना का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न भारतीय वायुसेना IAF की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932 को। अगला प्रश्न भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है दिल्ली शहर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो वो बेंगलुरु शहर में स्थित है इसरो का मुख्यालय। इसरो यानी होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो हम हर साल 8 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो हम 21 फरवरी के दिन हर साल मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 7 अप्रैल के दिन हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस दिवस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस। और विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 22 मार्च के दिन हम हर साल विश्व जल दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 1 मई को हम विश्व मजदूर दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 28 फरवरी को। हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं 28 फरवरी के दिन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस घटना से संबंधित है? तो वो है रमन प्रभाव की खोज से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो रमन प्रभाव की खोज घटना से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और किसकी याद में मनाते हैं? तो हम मनाते हैं सरोजिनी नायडू जी की याद में 13 फरवरी को हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो सरोजिनी नायडू हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल थी, याद में इसे रख लेना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर को हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। और किसकी याद में? तो वो हम मनाते हैं
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में मनाते 31 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो वो है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो वह मनाते हैं 12 जनवरी के दिन। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 12 जनवरी को हम हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और हाँ, युवा दिवस के राष्ट्रीय दिवस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 जनवरी को है। अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो इसका सही जवाब है शांति के क्षेत्र में मिला है मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो सही जवाब है भौतिकी के क्षेत्र में मिला है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो सही जवाब है साहित्य के क्षेत्र में, और वो पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्य के क्षेत्र में 1913 को उन्हें ये पुरस्कार मिला था और पहले एशियाई थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है पदक, प्रमाण पत्र और धनराशि। पदक, प्रमाण पत्र और धनराशि दी जाती है नोबेल पुरस्कार में। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। सर रविन्द्रनाथ टैगोर थे भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1911 को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वो स्वीडिश का केंद्रीय बैंक, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडिश का केंद्रीय बैंक द्वारा स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि पद्म विभूषण पुरस्कार किस श्रेणी का सम्मान है? तो वो है प्रथम श्रेणी का सम्मान। पद्म विभूषण पुरस्कार जो है वो प्रथम श्रेणी का सम्मान है। अगला प्रश्न है पद्म पुरस्कारों का वितरण कौन करता है? तो सही जवाब है वो राष्ट्रपति करते हैं। पद्म पुरस्कारों का जो वितरण है वो राष्ट्रपति करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? तो इसका सही जवाब है गणतंत्र दिवस के दिन की जाती है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा करते हैं हम गणतंत्र दिवस के दिन। अगला प्रश्न, पद्म भूषण पुरस्कार किस श्रेणी का सम्मान है? तो वो द्वितीय यानी दूसरे नंबर की श्रेणी का पुरस्कार है पद्म भूषण। अगला प्रश्न, पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो खेल में भी, साहित्य में भी और कला में भी, ये तीनों में दिया जाता है। तो उपयुक्त सभी जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है कि उपयुक्त सभी में पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च कौन सा है? तो वो है पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कारों में जो सर्वोच्च है वो है पद्म विभूषण। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो वो है तुलसीदास जी। रामचरितमानस के जो लेखक है वो है तुलसीदास जी। अगला प्रश्न, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के जो लेखक है वो है विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न, भारत भारती के लेखक कौन है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के जो लेखक है वो है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, कामयानी के लेखक कौन है? सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। कामयानी के जो लेखक है वो है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है गोदान उपन्यास किसने लिखा है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया पुस्तक है गोदान, जो कि किसानों के जीवन पर आधारित है गोदान पुस्तक। अगला प्रश्न है गीतांजलि के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर है गीतांजलि के लेखक, और गीतांजलि पुस्तक के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था साहित्य के क्षेत्र में सन 1913 में। अब अगला प्रश्न है कि क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 गज। क्रिकेट में जो पिच की लंबाई होती है वो होती है 22 गज। अगला प्रश्न है क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती है? तो इसका सही जवाब है 6 गेंदें होती है। क्रिकेट में एक ओवर में 6 गेंदें होती है। अगला प्रश्न, क्रिकेट का जनक किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड देश को कहा जाता है। क्रिकेट का जनक जो है वो इंग्लैंड देश को कहा जाता है, क्रिकेट का जन्मदाता। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों की मसाल कहाँ जलाई जाती है? तो ये ओलंपिया में जलाई जाती है। ओलंपिक खेलों की जो मसाल है वो ओलंपिया में जलाई जाती है। अगला प्रश्न है ओलंपिक का शुभंकर क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है मॉस्कॉट। ओलंपिक का शुभंकर कहलाता है मॉस्कॉट। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का ध्वज किस रंग का होता है? तो वो होता है सफ़ेद रंग का। ओलंपिक खेलों का जो ध्वज है वो सफ़ेद रंग का होता है। अब अगला प्रश्न है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो वो अस्थायी मेमोरी है। रैम जो है वो एक अस्थायी मेमोरी है। अगला प्रश्न है रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं रैम को। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो हम कहते हैं CPU को। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो CPU को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ली जाती है। अब अगला प्रश्न है CU का पूरा नाम क्या है? तो उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। CU को कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। CU है कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है कि पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। पौधों में भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ALU का पूरा नाम क्या है?
तो उसका पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है वो शुक्राणु होता है। नेक्स्ट है, CPU के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है ALU और CO। ALU और CO है CPU के मुख्य भाग। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो हम कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण किस अंग में होता है? तो वह है राइबोसोम। राइबोसोम में होता है प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है? तो वो आधारित होता है परमाणु संख्या पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रखना है। आधुनिक आवर्त नियम जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो है अंडाणु। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है अंडाणु। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी का आधुनिक रूप किसने दिया? तो इसका सही जवाब है मोसले ने दिया था। आवर्त सारणी का जो आधुनिक रूप है वो मोसले ने दिया है। अगला प्रश्न है, संभारिक किसे कहते हैं? तो संभारिक कहते हैं समान द्रव्यमान संख्या को। संभारिक कहा जाता है समान द्रव्यमान संख्या को। अब अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो वो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, समस्थानिक किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं समान परमाणु संख्या पर भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु को कहते हैं समस्थानिक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो परमाणु संख्या जो है वो दर्शाती है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाती है परमाणु संख्या। तो ऑप्शन नंबर B और C इसका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का तृतीय नियम यानी तृतीय गति नियम क्या बताता है? तो वो क्रिया और प्रतिक्रिया बताता है। न्यूटन का जो तृतीय गति नियम है वो क्रिया और प्रतिक्रिया को बताता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का तृतीय गति नियम किससे संबंधित है? तो द्वितीय नियम जो है वो बल और त्वरण से संबंधित है। न्यूटन का द्वितीय नियम यानी दूसरा जो नियम है गति का वो है बल और त्वरण से संबंधित। अगला प्रश्न है कि संवेग का सूत्र क्या है? तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय वेग, यानी मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अगला प्रश्न, न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है? तो वो जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है वो जड़त्व से संबंधित नियम है। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो वो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो मरुस्थल है अंटार्कटिक मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिक मरुस्थल। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो है एडिस पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है एडिस पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है अमेजन नदी। विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन नदी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी होती है नील नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी का नाम है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है कि केटू पर्वत भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है केटू पर्वत। अब अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो वह है 15% भाग में बांटा गया है। भारत की मुख्य भूमि को 15% भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु। अब अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितना योगदान है? तो वो है 15% का योगदान है। भारत में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 15% का योगदान है। अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है कृषि के क्षेत्र से। हरित क्रांति का जो संबंध है वो है कृषि के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसे है?
तो वो भारतीय रिजर्व बैंक को है। भारत में नोट जारी करने का जो अधिकार है वो भारतीय रिजर्व बैंक को है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब है मुंबई शहर में स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी सन 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई सन 1935 में। अगला प्रश्न है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 21 में है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? तो है भाग 3 में। भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं भारतीय संविधान का जनक। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वो है 448 अनुच्छेद है वर्तमान में भारतीय संविधान में। यह है संशोधन के साथ में। अगला प्रश्न है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद 14 और 18, अनुच्छेद 14-18 से संबंधित है समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है क्रूसेड्स किससे संबंधित थे? तो वो धर्म युद्ध से संबंधित थे क्रूसेड्स। अगला प्रश्न मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म कहा जाता था मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद को। अगला प्रश्न है कि जूलियस सीजर किस सभ्यता से संबंधित थे? तो वो रोम सभ्यता से संबंधित थे। जूलियस सीजर जो थे वो रोम सभ्यता से संबंधित थे। अगला प्रश्न है रोमन सभ्यता की भाषा क्या थी? तो वो लैटिन भाषा थी। रोमन सभ्यता की जो भाषा थी वो थी लैटिन भाषा। अगला प्रश्न है यूनान के महान दार्शनिक कौन थे? तो वो थे प्लूटो, अरस्तु और सुकरात। ये तीनों थे यूनान के महान दार्शनिक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी की उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है लोकतंत्र का जन्म किस देश में हुआ? तो सही जवाब है यूनान में हुआ। लोकतंत्र का जो जन्म है वो यूनान में हुआ था। अगला प्रश्न है रैवतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? तो वो किसानों से संबंधित है रैवतवाड़ी व्यवस्था। अगला प्रश्न है माहलवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? तो वो होल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी माहलवाड़ी व्यवस्था। अगला प्रश्न इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो वो हुई थी 1765 में। इलाहाबाद की जो संधि है वो 1765 को हुई। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन थे? तो वो थे मीर कासिम आलम शाह द्वितीय और सिराजुद्दौला। ये तीनों थे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरोध में। अगला प्रश्न बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो वो 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है कि तांबे की मुद्रा चलाने का प्रयास किसने किया? तो सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। तांबे की मुद्रा चलाने का जो प्रयास है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है भूमि माप प्रणाली किसने शुरू की? तो सही जवाब है शेरशाह सूरी ने भूमि माप प्रणाली शुरू की थी। अगला प्रश्न है राजधानी परिवर्तन का प्रयोग किस सुल्तान ने किया? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। राजधानी परिवर्तन का जो प्रयोग है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो वो था शेरशाह सूरी ने करवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका नाम था फरीद। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो वो हुई थी बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो सही जवाब है वैशाली में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। अगला प्रश्न त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक। याद में रख लेना हो त्रिपिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित उपदेशों को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो वो टोटल 108 मानी जाती है। उपनिषदों की जो संख्या है वो टोटल 108 है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो वो कुशीनगर में हुआ। बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है कि वेदों की भाषा क्या थी? तो इसका सही जवाब है वेदों की भाषा थी संस्कृत भाषा। याद में रख लेना है वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे।